नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लूसेंट की सीरीज कवर कर रहे थे। इसके पहले हम जो भारत का इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हम लूसेंट के जो पेज नंबर 1 और दूसरे नंबर तक का हमने देख लिया था। पतंजलि, पुष्पामित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके आगे की हम चर्चा आज करेंगे। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं इतिहास। ये आपकी क्लास नंबर दूसरी है। इसके पहले हमने एक और क्लास डाल दी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। तो इसमें हम देखिए शुरू कर रहे हैं आज विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ, मतलब विदेशी यात्रियों से भारत के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहला देखिए, यूनानी रोमन लेखक। जितने भी जो हैं यूनानी रोमन लेखक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनने भारत के बारे में क्या कहा है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भारत को हम किस तरीके से जान सकते हैं, कौन कौन से वो तथ्य हैं जिससे हम भारत के बारे में जान सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, बुक हैं, और किसी भी यात्रिक जो भारत आए हैं, तो इन सभी के द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं उससे हम हमारे भारत देश को जान सकते हैं। तो इससे पहले हम जितने भी जो अपने ग्रंथ थे, वेद थे, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कौन कौन सी जानकारी है। तो सबसे पहले देखिए, टेसियस। टेसियस कौन है? यह एक ईरानी राजवैद्य था। जो टेसियस था वो क्या था? ईरानी राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो इसके कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। केवल टेसियस, इतना याद रखिए, टेसियस क्या ईरानी राजवैद्य था। तो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब देखिए, दूसरा है हेरोडोटस। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, मतलब ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। और इससे भी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो केवल इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और इसने भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किया है। लेकिन इसके द्वारा जो जानकारी है उसमें कुछ अफवाहों को भी देखना मिलता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरयाकस, आर्केस्टिक्स एवं एस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अगला है, ये देखिए, मेगास्थनीज। ये महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। यह कौन था? यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो इसने अपनी पुस्तक जो इंडिका है, तो इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो जो मौर्य काल के समय, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय किस तरीके से शासन किया जाता है और उस समय किस तरीके की संस्कृति थी, उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगले देखिए, ये मेगास्थनीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखिए, डायमेकस। डायमेकस ने क्या कहा है? यह सीरियन नरेश आंतियोकस, सीरिया के जो नरेश थे वो आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के
राज दरबार में आया था, जो बिंदुसार था उसके राज दरबार में आया था। यह इसका विवरण भी मौर्य योग से क्या है, संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ी नज़र इन पर भी मान लीजिए एक बार। क्या है, डायोनीसियस या मिस्र नरेश टॉलेमी फिलडेफस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलेमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, क्या बनता है प्रश्न, कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो भारत के भूगोल पुस्तक का लेखक है टॉलेमी। टॉलेमी ने पुस्तक लिखी थी भारत का भूगोल। ठीक है, प्लिनी, देखिए प्लिनी ने क्या कहा है, इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आइए अब आगे देखते हैं हम। अब है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, अब है महत्वपूर्ण चीनी लेखक। चीनी लेखकों से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है और कौन कौन से जो चीनी यात्री हैं वो भारत आए थे। तो देखिए, पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक में जो अपना विवरण है मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया है। वह 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो प्यारे साथियों, जो फाहियान था, इसने जो अपना प्यारा मध्य प्रदेश है जिसके हम निवासी हैं, इसने हमारे मध्य प्रदेश को सुखी और समृद्ध बताया था कि मध्य प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा क्या है, सुखमयी है। और यह भारत में 14 वर्षों तक रहा था। और यह भारत किसके शासनकाल में आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। अब देखिए, संयोगन, ये कौन है, ये भी चीनी यात्री है, चीनी लेखक है। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां क्या की, एकत्रित की। यह 518 में भारत आया। 518 ईस्वी में कब आया, भारत आया। और 3 वर्षों तक इसने भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी जानकारियों को इसने क्या किया, प्राप्त किया, एकत्रित किया। अब देखिए, अगला है हेनसांग। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बड़े अच्छे से पढ़ना। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो क्वेश्चन बनता है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। और इसमें भारत में कितना समय गुजारा था, 15 वर्ष गुजारे थे। और यह चीन कब लौटा, 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था। मतलब यह 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था। और इसने भारत में क्या किया, वह बिहार में नालंदा जिला में जो स्थित क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें अध्ययन करने आया था और भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। यह किस लिए आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें इसने अध्ययन किया था और बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी जो ग्रंथ थे उनको यह यहाँ से भारत से चीन ले गया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। यह
जिसमें 138 देशों का क्या विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसके अनुसार जो सिंध का राजा था क्या था, वो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी क्या की थी, पूजा की थी। अब देखिए एक नोट लिखा है, इसको पढ़ लीजिए कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य चीलबद्ध थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का क्या किया है, वर्णन किया है। तो ये हमने चीनी लेखक देखे। चीनी लेखकों में हमने कौन कौन से देखे, फाहियान देखा, संयोगन देखा, ह्वेनसांग देखा और इत्सिंग देखा। ठीक है, इनके बारे में हमने इसमें देखा। अब देखिए हम अरबी लेखक देख रहे हैं। अरबी लेखकों में से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो अरबी लेखक में पहला था, देखिए अल-बरूनी। कौन सा था, अल-बरूनी। यह महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया। अल-बरूनी भारत कब आया था, महमूद गजनबी के शासनकाल में यह भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहरीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल-बरूनी ने 2 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी किताब लिखी थी, तहरीक-ए-हिंद और किताब उल हिंद। इसने क्या पुस्तक लिखी थी, तो अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहरीक-ए-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, मूर्ति कला, इनसे क्या जानकारी मिलती है, रीति रिवाज पूरी, इन सब के बारे में ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो अल-बरूनी कौन था, अल-बरूनी एक महमूद गजनबी के शासन में भारत आया था। यह अरबी लेखक था। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था किताब उल हिंद या तहरीक-ए-हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। ठीक है, और इसकी पुस्तक में क्या क्या है, रीति रिवाज, राजनीति, मूर्ति कला, कानून, सामाजिक जीवन, सभी प्रकार की जानकारियाँ जो भारतीय राजपूत कला कालीन समाज, तो पूरी जानकारी इसमें मिलती है इस पुस्तक में। अब देखिए इसमें एक और लेखक है, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला, जिसे रहला कहा गया, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। तो इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसे रहला कहा जाता है, इसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त होती हैं। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। देखिए इतना ज्ञानी था ये इब्न बतूता। ठीक है, अब है अन्य जो लेखक हैं, एक बार इन पर भी थोड़ी एक बार नज़र मार लीजिए कौन कौन से थे। जैसे तारनाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयोक्स तथा तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आप पढ़ लेना। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, आप इसको भी एक बार नज़र मान लेना। ठीक है, अगला है
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, मतलब पुरातत्व मतलब जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है इनसे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज को कोई एशियाई माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नाथ अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हम नज़र मारेंगे एक बार। देखिए इसमें है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा, जो विदिशा का पुराना नाम क्या है बेसनगर, गणों स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा लेख में है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसको हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ के लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर आधारित है। तो जो सातवाहन वंश के जितने भी राजा थे उनका इतिहास काय पर आधारित है, अभिलेखों, तो जितने भी लेख हैं उन पर क्या है आधारित है। कश्मीर रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारियां मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती हैं। और इसमें देखिए हाँ कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काकर्षण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरेक मेंडू पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सर्वप्रथम भारत के संबंध में बर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया कंबोडिया जावा से स्थापित हुए हैं। भारत के संबंध सबसे पहले किससे स्थापित हुए हैं, बर्मा मलाया कंबोडिया जावा इससे क्या हुए स्थापित हुए हैं, ये हमने देखे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बार पे एक नज़र मार लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख, इस किसके अभिलेख और शासक कौन था उस समय पे, कलिक राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख किसके शासन में हुआ था, ये है रुद्रदामन। एक और है मंदसौर अभिलेख, शासक कौन था उस समय से, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख में शासक कौन था, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, ये आप एक बार नज़र मार लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना कि अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, अब आगे देखिए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो क्या कहलाते हैं, नागर शैली, मतलब अपने साइड के जो मंदिर हैं वो जैसे दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, तो इस साइड के जितने भी मंदिर हैं ये कौन से कहलाते हैं, नागर शैली के मंदिर। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरों की कला है वो क्या कहलाती है, द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागरों और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसन शैली कहलाई। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है,
ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित थे। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब जो उसका मुख्य मंदिर है, जैसे मानिए ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कैसे, जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, जैसे 1 2 3 4, तो 4 सहायक मंदिरों से जब वो घिरा होता है एक मुख्य मंदिर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पंचायतन शैली से का माना जाता है। ठीक है, ये इसमें जो जानकारियाँ थी वो हमने आपको बता दी। और ये कौन कौन से मंदिर हैं, 1 2 मंदिर देख, जैसे कंदारिया का महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, पंचायतन शब्द शैली कौन सी है और किस शैली, ये पंचायतन शैली के मंदिर आखिर कहलाते क्या हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, अबे हमने देखा प्राचीन भारत का इतिहास, वो अपना टॉपिक बंद था। देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें हम थोड़ी नज़र मारेंगे। क्या है प्रागैतिहासिक काल? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब वह काल जिसमें मनुष्य की जो घटनाओं हैं, जिसने वो जितनी भी घटनाएं की हैं उसका लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित मतलब लिखित में वर्णन नहीं है कि भैया हाँ ये घटना एक्चुअल में हुई थी कि नहीं हुई थी, मतलब उसमें लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे संस्कृति और बर्तन, जैसे मालवा काला और लाल, बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल, नवपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। ये क्या है, बर्तनों के रंग बताए गए हैं, किस संस्कृति में कौन कौन से रंग के बर्तन होते थे। अब आगे बढ़ते हैं। आर्द्र ऐतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। एक हमने भी क्या देखा, वह काल जिसमें मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और अभी क्या है, आर्द्र ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है भैया? लिखित लेखन कला के प्रचलन के बाद भी हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? आर्द्र ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। मतलब मनुष्य इस धरती पर कब आया? 30 से 40 हजार वर्ष पहले मनुष्य इस धरती पर क्या हुआ? आया। ठीक है, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। मतलब जो पूर्व पाषाण काल और पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका मतलब जीने का आधार क्या था, मनुष्य कैसे सरवाइव करता था इस धरती, तो वो शिकार करता था। शिकार करता था किसका? जानवरों का शिकार करता था। आप लोग सर पूछेंगे हाँ सर जानवरों का शिकार करता, तो वो किससे शिकार करता था? जो पत्थरों से बने जो उसके हथियार होते थे उससे वो शिकार करता था और उन जानवरों को मारकर क्या करता था? खाता था। ठीक है, इसके बाद बच्चों होता है आग का आविष्कार, क्योंकि यदि कच्चा तो खा नहीं सकते, कच्चा खाएंगे तो अच्छा, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। जो आग है, आग का आविष्कार कब होता है? पुरापाषाण काल में। और उसी काल में काय का? पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में। अब मनुष्य की जो जीवन है वो क्या करने लगा? सुधरने लगा। अब मनुष्य जैसे आग की खोज हो गई तो पहले वो शिकार करता था तो कच्चा खाना पड़ता था, लेकिन जब आग की खोज हुई तो वो उसी चीज़ को क्या करके जानवरों को मार के फिर पका कर खाने लगा।
पहिए की खोज से उसको और सहूलियत मिली और उसका जीवन सुधरा। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो मनुष्य पहले क्या होता था, पाषाण काल के समय में मनुष्य यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, आवारों की तरह घूमता रहता था, कहीं पर भी एक जगह टिक्का नहीं रहता था। और मनुष्य कब एक जगह रहकर टिक कर रहने लगा, तो वो काल था नवपाषाण काल में मनुष्य एक जगह निवास बनाकर क्या करने लगा, रहने लगा। जब वो निवास बनाकर रहने लगा तो उसने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला, तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला। किसको पाला, कुत्ते को। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो आप क्वेश्चन बनता है, मनुष्यों ने सबसे पहले सर किस धातु का उपयोग किया, तो मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। और उसने जब तांबा धातु उसने खोज की तो सबसे पहले उसने कौन सा औजार बनाया, तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी बनाई। क्या बनाई, कुल्हाड़ी बनाई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ और नवपाषाण काल में ही क्या कृषि का आविष्कार हो गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ये याद रखने वाली बात है कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना शुरू कर चुका था। ठीक है, और खेती में सबसे पहले उसने कौन सी फसल को अपनाया, कृषि के लिए सबसे पहले उसने गेहूं फसल को चुना। लेकिन सवाल उठता है सबसे पहले यूज उसने कौन सी फसल की, तो प्रयुक्त अनाज था चावल। तो मानवों के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त उपयोग में लाया जाने वाला अनाज था चावल। और खेती सबसे पहले किसकी की थी, उसने गेहूं की। अब आप लोगों का दिमाग इधर से घूम रहा होगा, सर जब उसने खेती गेहूं की सबसे पहले चावल कहाँ से आया, साहब चावल कहाँ से आया। यही तो सोचने का विषय है कि चावल आखिर आया कहाँ। सोचो, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला सीन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आप इतना बस याद रखना कि सबसे पहले प्राचीन फसल गेहूं थी, जो काय की उसने कृषि के लिए उपयोग की, गेहूं और जौ थी। लेकिन सबसे पहले उसने उपयोग कौन सी फसल की थी, कौन सी अनाज लिया था, वो था चावल, जो उसने डेली उपयोग में खाने के लिए यूज में लिया था मनुष्यों ने। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कृषि कौन सी जगह पर प्रारंभ की गई थी, मेहरगढ़ में। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्थापित मतलब पत्थर के बनते थे। मतलब जितने भी पहले औजार थे वो अधिकांश था, मेजॉरिटी 90% कितने काय के थे, पत्थर के ही जितने थे औजार बनते थे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट भाई, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे, क्या में थे देखिए, जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने ही क्या की थी, 1863 में पुरापाषाण काल में कौन से औजार मनुष्य यूज करता था, आदि मानव यूज करता था, उनकी खोज इन भाई साहब ने की थी। नाम याद रखना, इन भाई साहब का क्या नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनने सबसे पहले पुरापाषाण कालीन औजारों की क्या की थी, खोज की थी। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, इस पे एक पिक्चर भी बनी है, आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन की बनी है मोहनजोदड़ो पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। यदि नहीं देखी हो तो एक बार टाइम निकाल कर कभी देखना, मज़ा आएगा उसको देखने में आपको। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर क्या है, सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता थी मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता। सिंधी भाषा में
जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नगरी सभ्यता थी मोहनजोदाड़ो, ठीक है। असम का श्वेत भूगिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, ठीक है, याद रखना कि श्वेत भूगिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, मतलब बंदर। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरबे संस्कृति है। तो ईमान गांव में क्या ताम्रपाषाण मतलब तांबे की क्या थी, बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिलते, जो शिवालिक जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उसकी जो शिवालिक पहाड़ी है उससे काय के प्रमाण मिलते हैं, जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ पर मिला है, नर्मदा घाटी में मिला है कि भाई यहाँ पर मनुष्य रहा होगा, ठीक है। भारतीय नोट याद रखना क्या है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने देखा ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस तरीके से जीता था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसके आगे की जानकारी, इसके आगे का जो पार्ट है हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो अब हम पेज नंबर 3 तक इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यक्तित्व कीजिए कि सभी लोग आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।